3 महीना बीत गया, वेतन भुगतान शुरू नहीं किया गया। होली में 10% शिक्षकों का भी वेतन भुगतान नहीं हो सका। बिना वेतन, सोचिए 3 महीने से वेतन नहीं मिला, वैसी परिस्थिति में होली बीत गया। तो जो सक्षमता पास कर रहा है उसको वेतन संरक्षण दे रहे हैं, लेकिन जो बीपीएससी पास कर रहा है उसको वेतन संरक्षण भी नहीं दे रहे हैं। विशिष्ट हो चाहे बीपीएससी शिक्षक हो, सबको सरकार ठग रही है, बरगला रही है। और ये झूठा आश्वासन, लोग खेत बेच करके, कर्ज लेकर के बीएड डीएलएड किए, लड़के किए हैं और हम लोग से लगातार संपर्क में रहते हैं, लेकिन उनको अब किसी राजनीतिक दल पर विश्वास ही नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। देखिए, हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं और जनसुराज के प्रवक्ता भी हैं और कार्यकर्ता भी वहां साथ में हैं। अमित विक्रम है जो कि शिक्षक नेता भी हैं और शिक्षकों की आवाज को हमेशा उठाते रहे हैं और शिक्षा विभाग में जो अनियमितता बरती जाती है उसके खिलाफ भी ये सोशल मीडिया पर आवाज़ उठाते रहते हैं और इन्हीं का नतीजा है कि आवाज़ उठाने के बाद कार्रवाई भी की जाती है और शिक्षा विभाग में हड़कंप भी मचता हुआ दिखाई देता है। तो हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं, तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हम चर्चा करेंगे विशिष्ट शिक्षकों को लेकर के, उनका जो पे स्केल है, ग्रेड पे स्केल है, उस पर जो विधान परिषद में कल खूब हंगामा हुआ, सवालों की झड़ी लग गई शिक्षा मंत्री के सामने और शिक्षा मंत्री लगातार आश्वासन ही देते आ रहे हैं। साथ ही साथ प्रधान शिक्षकों की पोस्टिंग को लेकर के और जो बीपीएससी से चयनित हुए हैं शिक्षक, उनकी पोस्टिंग को लेकर के, साथ ही साथ जो ट्रांसफर पोस्टिंग का मामला लटका हुआ है, उन सभी मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे और शिक्षा विभाग में किस तरीके से भ्रष्टाचार व्याप्त है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अमित विक्रम जी, ये जो विशिष्ट शिक्षक हैं उनका जो पे स्केल है उसमें बहुत असमंजस पैदा हो रही है। साथ ही साथ होली का त्यौहार था, उस समय उनको शिक्षकों को वेतन नहीं मिल पाया, होली बीत गया उसके बाद भी वेतन नहीं मिला है उनको समय पर। तो किस तरीके से शिक्षा विभाग कार्य कर रहा है? देखिए, शिक्षा विभाग फिलहाल जो है एकदम अकर्मण्यता की स्थिति में है। यहाँ पे जो एसीएस महोदय हैं उनका शिक्षा विभाग पर ध्यान ही नहीं है। वो अपने जो अन्य काम हैं, अन्य विभाग उनके पास हैं, मंत्रिमंडल सचिवालय के मुख्य सचिव हैं, मुख्यमंत्री जी के भी साथ हमेशा रहते हैं, वो उन सब कामों में वो ज़्यादा बिजी हैं। शिक्षा विभाग पर उनका ध्यान बहुत ही कम है, समय नहीं दे पाते हैं। इसका असर ये हो रहा है कि जो काम 1 सप्ताह में होना चाहिए, 10 दिन में होना चाहिए, वो 3 महीने में नहीं हो पा रहा है। विशिष्ट शिक्षकों ने जो सक्षमता 1 पास किया, एक तो पूरे बिहार में विरोध था जब वो परीक्षा हो रही थी सक्षमता की, लेकिन उस समय हमें ऐसा लगा कि नहीं, शिक्षकों ने जब फॉर्म भरा है तो इसमें हमें शिक्षकों का साथ देना चाहिए और हमने उसका समर्थन किया और शिक्षक बड़ी उम्मीद से आए और अब मुझे बोलते हैं कि अमित जी आपने तो समर्थन किया था, आपके कहने पर हम लोग विशिष्ट शिक्षक बने, लेकिन अब देखिए सरकार हमारे साथ कितना सौतेला व्यवहार कर रही है। जनवरी में ज्वाइनिंग हुई है और 3 महीना बीत गया, वेतन भुगतान शुरू नहीं किया गया। विभाग का आदेश निकला कि ठीक है, पे फिक्सेशन नहीं भी हो रहा है तो मूल वेतन 25,000, 28,000 और जो 30, 31 और 32,000 है उसी को आधार बना करके आप फिलहाल वेतन भुगतान कर दीजिए। इसके बावजूद होली में 10% शिक्षकों का भी वेतन भुगतान नहीं हो सका। बिना वेतन, सोचिए 3 महीने से वेतन नहीं मिला, वैसी परिस्थिति में होली बीत गया और 10 दिन बाद अब ईद भी है। ईद तक भी होली की तरह ही वेतन मिलने की कोई संभावना नहीं। तो विशिष्ट शिक्षकों के साथ एक अन्याय यहाँ हो रहा है जी। दूसरा देखिए, कल जो आप सदन की बात कर रहे हैं, जहाँ चर्चा हो रही है जिस बात की, सदन में मंत्री जी स्वीकार कर रहे हैं कि ये जो पे स्केल है 25,000, 28,000 वाला, ये कोई एक्चुअल पे स्केल नहीं है जो राजकर्मियों को मिलता है। जो हम बार बार कहते भी हैं कि हमें पहला कदम हमारा यह था कि हम राजकर्मी बन जाएं। बन तो गए, लेकिन अब असली लड़ाई शुरू होगी कि ये जो पे स्केल है ये राजकर्मियों का पे स्केल नहीं है। एक तो आपने सेवा निरंतरता नहीं दिया, समस्थानिक इंडेक्स में वेतन निर्धारण नहीं कर रहे हैं, सिर्फ वेतन संरक्षण दे रहे हैं, और दूसरी बात जो पे स्केल है भी वो भी कोई पे स्केल है ही नहीं, स्वीकार कर रहे हैं। और आश्वासन क्या दे रहे हैं कि जब 8वां वेतनमान आएगा उस समय हम वित्त विभाग से अनुरोध करेंगे कि इसको एडजस्ट कर दिया जाए। मतलब सोचिए कि 8वां वेतनमान कब आएगा, 26-27 में लागू होगा, लंबा समय है, 2 साल का इन्होंने आश्वासन दे दिया, तब हम देखेंगे। अभी क्यों नहीं देख रहे? जब आप गलती मान रहे हैं कि हाँ हमारी गलती है, स्वीकार कर रहे हैं कि ये वेतनमान गलत है, तो गलती को स्वीकारिए और उसमें सुधार कर लीजिए। तत्काल रूप से वेतनमान की घोषणा कीजिए
और समस्थानिक इंडेक्स में जिस भी वेतनमान में आप उनको एडजस्ट करेंगे उसके समस्थानिक इंडेक्स में उनका फिक्सेशन होना चाहिए। यदि कोई शिक्षक 9वें इंडेक्स में है, मतलब पहले इंडेक्स के मतलब जो लेवल 1, 2, 3 बना हुआ है उसके 9वें इंडेक्स में है, तो उसका वेतन निर्धारण जो भी वेतन मानता है उसके 9वें इंडेक्स में होना चाहिए। कोई 11वें में है, 12वें में है, तो उसका उसी इंडेक्स में होना चाहिए। इससे क्या होता है कि उनकी जो सीनियरिटी है, जो सेवा रहा है 10 साल का, 15 साल का, वो सीनियरिटी बरकरार रहेगी। अदरवाइज क्या हो रहा है अभी कि जो बीपीएससी से बहाल होकर के आए हैं 1 साल पहले, उनका वेतन और जो 15 साल से काम कर रहे हैं उनका वेतन लगभग बराबर हो जा रहा है, समान हो जा रहा है। तो अब ये तो आपस में विसंगति हो जा रही है, ये गलत बात है। दूसरी बात है कि जो वादा किया गया था कि हम राजकर्मी का दर्जा देंगे, सिर्फ ये कहा गया, लेकिन वो राजकर्मी का दर्जा ही बिना पूर्ण वेतनमान के अधूरा है। और हमारी लड़ाई तो शुरू से रही है ना कि केंद्रीय वेतनमान शिक्षकों को मिलना चाहिए। जो वेतनमान केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, यहाँ तक कि बिहार सरकार के ही सिमुलतल्ला आवासीय विद्यालय मिल रहा है। अभी सिमुलतल्ला आवासीय विद्यालय का विज्ञापन निकला है, उसका पे स्केल आप देखिए, तो बिहार सरकार का ही स्कूल है वो, उसमें जो पे स्केल मिल रहा है वो बिहार के अन्य विद्यालय के शिक्षकों को पे स्केल क्यों नहीं मिलना चाहिए? तो इन सारे मुद्दों पर विशिष्ट शिक्षकों को छला जा रहा है। और विशिष्ट ही नहीं, बड़ी संख्या में नियोजित शिक्षक भी बीपीएससी पास किए हैं, 50,000 से अधिक। उन 50,000 बीपीएससी शिक्षकों को भी ठगा जा रहा है। आप ये सोचिए कि वेतन संरक्षण पर ही चलते हैं, अगर सेवानिरतता को भूल भी जाए फिलहाल, लेकिन वेतन संरक्षण ही, अगर मेरा मूल वेतन 27,000 है तो विशिष्ट शिक्षक होने के नाते मेरा मूल वेतन 27,000 से ज़्यादा होगा, जो भी नियरेस्ट पॉसिबल हो। लेकिन यदि मैं बीपीएससी शिक्षक बन गया 1 साल पहले, जिसका नुकसान है कि मेरा वेतन 27,000 नहीं, मूल वेतन 27,000 नहीं 25,000 हो गया था। तो जो सक्षमता पास कर रहा है उसको वेतन संरक्षण दे रहे हैं, लेकिन जो बीपीएससी पास कर रहा है उसको वेतन संरक्षण भी नहीं दे रहे हैं। तो यहाँ भी अनियमितता है। तो इन सब तरीकों से विशिष्ट हों चाहे बीपीएससी शिक्षक हों, सबको सरकार ठग रही है, बरगला रही है। और ये झूठा आश्वासन है। जब 8वां वेतनमान, अभी तो 8वां वेतनमान में क्या होगा नहीं होगा उसी का पता नहीं है। और वेतनमान 8वां में क्या होता है, रिवीजन ऑफ पे स्केल होता है। ये नहीं है कि आपने किसी को गलत पे स्केल दे रखा है तो उसमें आप सुधार करेंगे। सुधार तो आज भी कर सकते हैं। आज इसी सत्र में आप नोटिफिकेशन जारी कर दीजिए, 1 अप्रैल से सुधरा हुआ वेतन मिलेगा, जो वाजिब राज्यकर्मी का पे स्केल है वो मिलेगा। लेकिन वो नहीं करना, झूठा आश्वासन। और जो विभागीय पदाधिकारी हैं, जो अपर मुख्य सचिव हैं, उनकी अकर्मण्यता के कारण आज शिक्षक पूरी तरीके से परेशान है। वाकई परेशान किया जा रहा है। और ये जो तुरंत जो कार्रवाई होनी चाहिए वो कार्रवाई नहीं की जा रही है और लंबा इसको खींचा जाता है, मतलब राजनीतिकरण किया जा रहा है। जब सत्ता में, आप ही ने आरोप लगाया कि जब सत्ता में रहते हैं कोई तो वो जो है शिक्षक का काम नहीं करते हैं, और विपक्ष में आते ही जो है शिक्षक का ही गुणगान करने लगते हैं कि उनके साथ बहुत अत्याचार हो रहा है, अन्याय हो रहा है, हम उनकी आवाज़ उठाएंगे, हमको सत्ता में लाइए। आपने उदाहरण दिया था सम्राट चौधरी इन लोगों का, और उसके साथ ही साथ तेजस्वी यादव का भी आपने उदाहरण दिया। कहा कि तेजस्वी यादव ने भी हम लोगों से मुलाकात की और कहा कि हम सत्ता में आएंगे तो आपको न्याय दिलवाएंगे। और जब सम्राट विपक्ष में थे, जब नीतीश कुमार और तेजस्वी एक साथ थे, तो सम्राट चौधरी आपको अपने दरवाजे बुलाते थे, बातचीत करते थे। और उसके बाद अब सत्ता में है तो शिक्षक की वही समस्या बरकरार है, बस धीरे धीरे जो है काम को बढ़ाया जा रहा है। तो ये चीज़ ऐसा हो रहा है। लेकिन ये आखिर क्यों हो रहा है? तो ये कब तक जो है इस तरह की बातों को आप रखेंगे सामने कि नेता से ही आप ये उम्मीद लगा करके बैठेंगे, या फिर अपने दम पर भी कुछ कर सकते हैं, सरकार को हिला सकते हैं? क्योंकि आंदोलन के लिए तो सड़कों पर उतरते हैं शिक्षक, लेकिन उसका कोई निष्कर्ष ज़्यादा नहीं निकल पाता है। सरकार जो है आपको आश्वासन दे के टाल मटोल करके फिर से जो है विद्यालय में ले जाती है कि आप लोग पढ़ाइए, आपके लिए सोचा जाएगा, कार्य किया जाएगा, लेकिन हो कुछ नहीं रहा है यहाँ पर। देखिए, इसके पीछे सबसे बड़ी जो वजह है वो ये है कि सरकार अपनी चतुराई से दोनों दलों को, सरकार मतलब नीतीश जी, अपनी चतुराई से दोनों दलों को बेवकूफ़ बनाते हैं, भाजपा को भी राजद को भी। भाजपा और राजद दोनों इस आस में, इस ताक में लगे रहते हैं कि कब नीतीश जी पलटी मारे, हमारे साथ आ जाए। तेजस्वी जी ने 2020 में शिक्षकों से समर्थन मांगा और शिक्षकों ने भरपूर समर्थन दिया, स्वयं वोट दिया, अपने परिवारजनों मित्रों से वोट दिलवाया, जिसका परिणाम है कि उन्हें इतनी ज़्यादा सीटें मिली। लेकिन जब वो सत्ता में आए, या कहिए सत्ता में आने के लिए उन्होंने क्या किया
कि नीतीश जी से समझौता कर लिया सभी मुद्दों पर। डोमिसाइल तेजस्वी जी का इतना बड़ा मुद्दा था कि हम डोमिसाइल लागू करेंगे, और उनके रहते उनके ही पार्टी के मंत्री के प्रभार में रहते हुए शिक्षक बहाली में से डोमिसाइल हटा दिया गया। शिक्षकों के लिए उन्होंने वादा किया था कि हम पूर्ण वेतनमान देंगे, समान काम समान वेतन देंगे, वो नहीं दिया गया। राज्यकर्मी के लिए एक परीक्षा का उसमें आ गया प्रावधान, वो भी उनके रहते हुआ। उस दौरान सम्राट चौधरी जी हमारे साथ आने लगे कि भाई आइए हम आपके साथ हैं, ये हैं वो हैं, लेकिन उद्देश्य क्या था उनका? वो ताक में लगे हुए थे कि कब नीतीश जी पलटी मारे और हम सरकार में जाए। अब सम्राट जी सरकार में हैं, तब उनके मुंह से बोली नहीं निकल रहा है, सब बात भूल गए, डोमिसाइल भूल गए, शिक्षकों की भलाई सब भूल गए। तो हकीकत ये है, यहाँ जो सत्ता है और विपक्ष है, यानी कि भाजपा और राजद, दोनों सत्ता लोलुप पार्टियां हैं। ये जनता की हितैषी पार्टियां नहीं हैं और शिक्षकों के भी हितैषी नहीं है। शिक्षकों ने भी इस बात को समझ लिया है कि इन दोनों दलों को ना तो ना तो जनता से कोई मतलब है, ना ही शिक्षा व्यवस्था से मतलब है। इनका उद्देश्य केवल और केवल सरकार में हिस्सेदारी पाना है। अपना मुख्यमंत्री भी नहीं बना सकते हैं लोग, इनकी कोई मंशा भी नहीं है। इनकी मंशा केवल ये है कि किसी तरीके से हम सरकार में शामिल हो जाएं। प्रण लेंगे, मुरेठा बांध लेंगे, आजीवन बांधे रखेंगे, सब प्रण लेंगे, उसके बाद फिर सत्ता मिलते ही सब प्रण टूट जाता है इनका। तो अब इन दोनों दलों से हमें कोई उम्मीद नहीं रह गई है और शिक्षक इस बात को समझ चुके हैं कि अपने दम पर किसी भी राजनीतिक दल के लोभ लालच में आए बिना स्वतंत्र होकर के निर्णय लेना होगा, जिसका आपने सुखद परिणाम भी देखा है। जरूर है कि मैं जन स्वराज पार्टी से हूँ और हमारे प्रत्याशी हारे, लेकिन मैं इस बात को बहुत तारीफ करता हूँ कि शिक्षकों ने पहली बार एक मत होकर के एक डिसीजन लिया कि नहीं, हम अपने प्रत्याशी को जितवाएंगे, और जितवाया। और इसका पॉजिटिव मैसेज भी सरकार को गया कि नहीं, शिक्षक जाग गए हैं, किसी भी राजनीतिक दल के वो पिछलग्गू बनने को तैयार नहीं, किसी भी राजनीतिक दल से वो बंधने के लिए तैयार नहीं है। और ये शिक्षकों ने दिखाया, ये शिक्षकों की एकता की जीत है। ये शिक्षकों ने जो एक डिसीजन लिया कि नहीं, अब हम किसी के भरोसे नहीं हैं, हम अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगे, हम अपना प्रतिनिधि खुद सदन में भेजेंगे। तो ये वहाँ पे एक पॉजिटिव चेंज दिखा और ये पॉजिटिव चेंज आने वाले समय में और ज़्यादा दिखेगा। तो इसका प्रभाव ये होगा कि जो शिक्षकों की बात करेंगे वो सदन में पहुँचेंगे, वहाँ पर उनकी बात को मजबूती से रखेंगे, तब जा कर के उनका हित हो पाएगा। यही शिक्षकों के लिए हितकर भी है और श्रेयस्कर भी है। अभी देखिए, हाल फिलहाल में जो है नीतीश कुमार ने जो है नियुक्ति पत्र बांटा है, वहाँ तमाम मंत्री भी मौजूद थे, भाजपा के भी थे, जदयू के भी थे, और लगभग 60,000 के करीब जो है नियुक्ति पत्र बांटने का काम किया। और इसमें भी जो है आपकी तरफ से ये बड़ा सवाल उठाया गया कि आखिर कितने लोग जो हैं जो बिहार के हैं जिनको की नियुक्ति पत्र मिला है और कितने लोग बाहरी हैं, इसका भी डाटा जो है सार्वजनिक करें, सामने लाएं। तो ये नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ डोमिसाइल नीति पर जो है आपने चोट किया है कि डोमिसाइल नीति पे देखें कि सदन में भी खूब हंगामा हुआ है, लेकिन हो कुछ नहीं रहा है। लोग आपस में बस दिखा रहे हैं शिक्षकों को कि हम आपकी आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन होता कुछ नहीं है। मैंने तो स्पष्ट कहा ना कि भाजपा, नीतीश जी तो सर्व विद्यमान है, वो तो हमेशा से वहीं पर है, जहाँ हैं वहीं है। दोनों दल भाजपा और राजद, दोनों दल बदल करके अल्टा पलटी करके सरकार में आई। दोनों ने कहा कि हम आएंगे, डोमिसाइल लागू करेंगे। एक के रहते हट गया और दूसरे के आने के बाद भी लागू नहीं हुआ। तो डोमिसाइल का जो सबसे बड़ा दुष्प्रभाव हुआ उसको आप देखिए कि अभी जो अनुमानित है कि करीब 2.25 लाख नौकरियां हुई हैं, उन 2.25 लाख नौकरियों में से मैं दावे के साथ कहता हूं कि मात्र 70,000 बिहार के युवाओं को नौकरी मिली है, बाकी बाहरी है। बाहरी है, मेरी बात सुन लीजिए। उसके बाद 35% टोटल जो वैकेंसी है, अगर 100 सीट है तो उसमें 35 लोग बाहरी हैं। और 35 बाहरी, इसका मतलब समझिए कि जो 40 ओपन कैटेगरी की सीट है, 100 में से 40% ओपन कैटेगरी है, बाकी तो रिजर्व कैटेगरी है। तो ओपन कैटेगरी में 40 में से 35 लोग बाहरी हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आरटीआई से जो सवाल आ रहे हैं, आप भी सोशल मीडिया देखते होंगे, आरटीआई के जवाब में बीपीएससी खुद कह रहा है भाई इतने में से इतने बाहरी, इतने में से, मतलब 40 का 35%, कहीं कहीं 38% किसी किसी सब्जेक्ट में बाहरी लोग हैं। तो आप वहाँ देखिए कि 70-75 हज़ार बाहरी लोग हो गए। अब जो बाकी 50-60 हज़ार बचे वो खुद पहले नियोजित शिक्षक थे और वो नियोजित से बीपीएससी में चले गए। पहली बारी में तो बहुत ज़्यादा संख्या में गए, दूसरी बारी में भी लोग गए हैं 6 to 8 से, हाई स्कूल में 1 to 5 से 6 to 8 में, इस तरीके से 70,000 के करीब, 60 से 70 हज़ार के बीच गए हैं नियोजित वाले।
तो एक्चुअल फिगर जो एम्प्लॉयमेंट का ये लोग दे रहे हैं कि हमने 2.5 लाख सरकारी शिक्षकों की बहाली कर दी, उसमें मात्र 70,000 ही बिहार के लड़के लड़कियां हैं और ये पूरी जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं। इसका कारण 2 हुआ। पहला तो डोमिसाइल है कि बाहरी लोगों को ले आए इतना ज़्यादा संख्या में, यहाँ के लोग लड़के बेरोजगार हैं। दूसरा कि जब इनको विशिष्ट शिक्षक बनाना था, सक्षमता परीक्षा लेनी थी, तो ये बीपीएससी वालों परीक्षा में नियोजित शिक्षकों का फॉर्म भराना ही नहीं चाहिए था। नियोजित शिक्षकों के ऊपर प्रतिबंध होना चाहिए था कि आप जहाँ हैं कम से कम समान वर्ग में तो मत जाइए। 1 to 5 वाले 1 to 5 में चले गए, 68 वाले 68 में चले गए, ये तो नहीं होता। तो वो जो सीटें थी वो तो हमारे बेरोजगार भाइयों को मिलता, तो वो भी सरकार ने नहीं किया। तो नियोजित शिक्षक 1/3 सीट खा गए, 1/3 सीट बाहरी खा गए, 30% मात्र बिहार के बेरोजगार लड़के लड़कियों को नौकरी मिली। और इसका दुष्परिणाम इतना ज़्यादा है कि आप देखिएगा कि लोग खेत बेच करके कर्ज लेकर के बीएड डीएलएड किए, लड़के किए हैं और हम लोग से लगातार संपर्क में रहते हैं, लेकिन उनको अब किसी राजनीतिक दल पर विश्वास ही नहीं है, क्योंकि दोनों ने ठग लिया। राजद ने ठग लिया, फिर भाजपा ने भी ठग लिया। अब वो कहते हैं हम किसके पास जाएं। मैं जरूर जनसुराज पार्टी से हूँ, लेकिन मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ कि बिहार के युवाओं को अब किसी पार्टी पर विश्वास नहीं रहा, किसी नेता पर विश्वास नहीं हो रहा है। उनको लगता है कि जो आएगा हमको ठगेगा ही। निराशावादी माहौल हो गया है। यहाँ जो इतनी पलायन हो रहा है, यहाँ से जो लोग भाग रहे हैं, क्यों? क्योंकि किसी को विश्वास ही नहीं है कि यहाँ कोई ऐसा नेता होगा जो बिहार को बदलेगा, बेहतर बनाएगा। वो सब ठगे जा रहे हैं, हर साल ठगे जा रहे हैं। 5 साल में 2 बार ठगे चल गए। एक बार तो राजद ने ठग लिया, फिर भाजपा ने कहा कि हम आएंगे तो हम दिला देंगे, लागू करा देंगे, वो भी सरकार में आ गई, उसने भी नहीं किया। तो हर तरह से युवा ठगा रहा है, शिक्षक ठगा रहे हैं। और ये बिहार के जो भी स्थापित दल हैं उनको ये समझना होगा कि बहुत लंबे समय तक आप जनता को बेवकूफ़ नहीं बना सकते हैं, युवाओं को खास करके आप बेवकूफ़ नहीं। ये शिक्षित युवा है। बीपीएससी के प्रोटेस्ट में आपने देखा कितनी भीड़ यहीं गांधी मैदान में जमा हुई थी, कितना हुजूम लगा था। वो कौन थे वो युवा? उन युवाओं के अंदर आक्रोश है, उन युवाओं के अंदर गुस्सा है इस सिस्टम के खिलाफ। वो गुस्सा कब फूट पड़े, कब वो निकल के सामने आ जाए, कोई नहीं जानता है। आज का युवा जो है बिहार में, वो या तो निराशा में जी रहा है या आक्रोश में जी रहा है। और निराशा आक्रोश में और आक्रोश निराशा में कब बदल जाए कहना मुश्किल है। जाइए महेंद्रू, सब्जी बाग, ये सब मोहल्ला देखिए, कैसे कैसे कमरे में युवा तैयारी कर रहे हैं, पेपर लीक हो जा रहा है, डोमिसाइल हट जा रहा है। तो ये सबसे बहुत निराशावादी माहौल है और युवा खास करके सभी राजनीतिक दलों से बहुत नाराज है।